अभी तक आपने समुच्चय के विभिन्न प्रकार पढ़े। जैसे समुच्चय के प्रकार में आपने पढ़ा एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, सीमित समुच्चय, अनंत समुच्चय। ये समुच्चय के 4 प्रकार पढ़े। साथ ही आपने 2 समुच्चयों में संबंध के लिए एक सम समुच्चय पढ़ा, समान समुच्चय। तो इतना समुच्चय आप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कुछ समुच्चय आज और डिस्कस करेंगे। तो पहला देखिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेन आकृति। अभी के समुच्चय को प्रदर्शित करने के 2 तरीके आप पढ़ चुके हैं। समुच्चय को प्रदर्शित करने का 2 तरीका आपने पढ़ा था, एक सूची पद्धति और एक गुणवर्णन पद्धति। तो समुच्चय को प्रदर्शित करने की 2 विधियां आपने पढ़ी थी। 2 विधियों से समुच्चय को प्रदर्शित कर रहे थे, और एक विधि आपकी थी गुणवर्णन विधि और दूसरी थी सूची विधि। तो सूची विधि में क्या करते हैं कि धन कोष्ठक में जो घटक रहते हैं उनको कॉमा लगाकर लिखते हैं, और गुणवर्णन पद्धति में क्या करते हैं, धन कोष्ठक में पहले x ऐसा है कि x लिखते हैं, फिर समुच्चय के घटकों में जो सामान्य गुणधर्म होता है उसका यहाँ पे वर्णन कर देते हैं। इसको बोलते हैं गुणवर्णन पद्धति। ये 2 पद्धति से आपने समुच्चय को लिखना सीख लिया है। अब आज एक दूसरी विधि हम पढ़ रहे हैं समुच्चय को लिखने की, और वो है वेन आकृति। तो जब समुच्चय के घटकों को बंद आकृतियों में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे वेन आकृति कहते हैं। समुच्चय के जो घटक हैं उनको कहा अभी तक हम किस में प्रदर्शित करते थे, धन कोष्ठक में प्रदर्शित करते थे, लेकिन अब हमें किस में प्रदर्शित करना है, आकृतियों में, वो भी बंद आकृतियों में। ध्यान रखना, बंद आकृतियों में प्रदर्शित करेंगे तो उसे हम बोलेंगे वेन आकृति। इसका उपयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश तर्कशास्त्री जॉर्ज वेन ने किया था। ये देखिए, ये गणितज्ञ थे, तर्कशास्त्री थे जॉर्ज वेन। इन्होंने ही इसका उपयोग सबसे पहले किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है वेन आकृति। उन्हीं के नाम पर इसे वेन आकृति कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक समुच्चय ले रहा हूं, समुच्चय ए है जिसके घटक हैं 1 2 3 4 5। इस सूची पद्धति में लिखा हुआ है। कौन सी पद्धति में लिखा है, सूची पद्धति में। समुच्चय ए सूची पद्धति में लिखा है। अब इसी समुच्चय को अगर हम वेन आकृति में प्रदर्शित करेंगे तो कैसे करेंगे, एक कोई भी बंद आकृति बना दीजिए। अब ध्यान रखिए कि बंद आकृति होनी चाहिए, वो कैसी भी हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई ऐसा आयत बना दे, ये भी बंद है। कोई वर्ग बना दे, ये भी बंद है। कोई वृत्त बना दे, ये भी बंद है। या कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आकृति बना दे लेकिन वो बंद हो, वो भी बंद आकृति है। कोई ऐसा अंडाकार बना दे, ये भी बंद आकृति है। तो ऐसे आप बंद आकृतियां कोई भी हो, सब चलेंगे। इस सभी में से किसी में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ये आपकी बंद आकृति रहेगी। तो ये ऐसा 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 कोई भी आप इसमें से ले सकते हैं। तो बंद आकृति में समुच्चय के घटकों को कैसे प्रदर्शित करेंगे वो देखते हैं। पहले समुच्चय ए है तो समुच्चय ए लिखना जरूरी है। उसके अंदर लिख दिया समुच्चय, इससे पता चलता है कि ये कौन सा समुच्चय है, समुच्चय ए है। तो समुच्चय ए को प्रदर्शित करिए। फिर इसके जो घटक हैं इसके अंदर लिखने हैं। घटक कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5। अब ये जरूरी नहीं कि 1 के बाद यहीं 2 लिखो। आप 1 के बाद यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ 4 लिख दीजिए। कहीं पे भी अंदर वो संख्याएं आनी चाहिए। अब ये नहीं कि 1 2 लिख रहे हो तो 1 2 ऐसे लिख दो, ऐसे नहीं तो 12 दिखेगा। थोड़ा सा डिस्टेंस लेके ऐसे, तो फिर आपका ए हो गया वेन आकृति। एक उदाहरण और लिया है समुच्चय ए का, तो उदाहरण दिया एक समुच्चय बी गुणवर्णन पद्धति में लिखा है। समुच्चय बी बराबर एक्स ऐसा है कि -10 छोटा है x छोटा है बराबर है 0, -10 छोटा है बराबर है x छोटा है बराबर है 0, और x कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है।
अब x कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें माइनस वाले भी सारी संख्याएं आती हैं, प्लस वाले भी सारी संख्याएं आती हैं और जीरो भी आता है। ओके, तो पूर्णांक संख्या आप पढ़ चुके हैं। मैंने उस दिन आपको पूरी लिस्ट दिया था, उसमें से आप चेक कर सकते हैं पूर्णांक संख्या कि पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या होती है जिसमें पूरा प्लस संख्या भी आता है, माइनस संख्या भी आता है और जीरो भी आता है, उसको बोला जाता है पूर्णांक संख्याएं। तो जो पूर्णांक संख्याएं हैं उसमें से कौन सी संख्या लेना है हमें? -10 और 0 के बीच। उसमें यहां देखो बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है नीचे। ये दो तरीके का बताया था मैंने, ये चिन्ह भी समझाया था कि एक ऐसा चिन्ह हो सकता है, तो ये ऐसा चिन्ह रहेगा तो केवल इसका मतलब इससे छोटी संख्या नहीं, छोटा है का निशान है, लेकिन ऐसा बना के यहाँ नीचे बराबर का भी चिन्ह लग जाता है। एक लाइन और लग गई तो बराबर का चिन्ह बोला जाता है, मतलब उस संख्या को भी लेना है जो यहाँ लिखी रहेगी। और इसमें कैसा, जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं 10, यहाँ 10, तो इसमें कैसा रहेगा? इसमें 10 से छोटी संख्या लेना है। छोटा है 10 मतलब 10 से छोटी संख्या, तो 10 से छोटी संख्या मतलब हमें 9, 8, ऐसा देखिए, छोटा है 10 तो 9, 8, 7, ऐसा 10 से छोटी संख्याएं हमें लेनी है, 9, 8, 7 ऐसा। लेकिन अगर इसमें छोटा है के साथ बराबर भी लगा है तो 10 से छोटी संख्या तो लेनी ही है, लेकिन बराबर 10 भी लेना है। तो ये 10, 9, 8, 7, तो इसमें कंफर्म हो जाइए। अगर केवल छोटा है का निशान है तो 10 को नहीं लेना है, 10 से छोटी संख्या से शुरू करना है। और अगर बराबर का चिन्ह भी, छोटे के साथ बराबर का चिन्ह भी लगा है तो 10 को भी लेना है, फिर छोटी संख्या लेना है। तो ये दोनों कंफर्म हो जाइए। यहाँ पे बराबर का चिन्ह दोनों में लगा, अगर आप देखेंगे इसमें भी लगा है। -10 छोटा है बराबर है x, छोटा है बराबर है 0, तो इसका मतलब 0 को भी लेना है, ऋण 10 को भी लेना है और उसके बीच की सारी संख्या लेनी है। तो 0 से बड़ी, 0 से छोटी और ऋण 10 से बड़ी संख्या है। तो आप देखें कौन कौन संख्याएं आएंगी। अगर इसको आप गुणवर्धन पद्धति में लिखोगे तो क्या आएगा? इसको गुणवर्धन पद्धति में लिखेंगे तो देखो ऐसा आएगा, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0 तक आएगा, -10 से 0 तक। अब ये देखो, ये गुणवर्धन पद्धति में था, ये सूची पद्धति में -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 कॉमा लगा लगा, ये सूची पद्धति में हो गया। अब इसी को अगर हमें वेन आकृति में लिखना है तो वेन आकृति में कैसे, देखो मैंने अब की बार आयत बनाया। अब जरूरी नहीं कि ये बनाओ, आप ऐसा भी बना सकते हो, आप वृत्त भी बना सकते हो। बंद आकृति होनी चाहिए। अब बंद आकृति में इन संख्याओं को लिख डालो। ये देखिए सब संख्या लिखा गया है। 0 यहाँ से 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -7, -8, -9, -10। तो वही देखो यहाँ है 0 सारी संख्या ये पूरा यहाँ लिखी गई, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो जब बंद आकृति में इसको प्रदर्शित कर दिया तो इसको बोलेंगे वेन आकृति, और ये समुच्चय भी लिख दिया। अगला है उपसमुच्चय। ये देखिए, उपसमुच्चय समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको उपसमुच्चय में होता है, जबकि है बहुत आसान। तो ध्यान से समझिए, यदि समुच्चय B के सभी घटक समुच्चय A में हो तो समुच्चय B को A का उपसमुच्चय कहते हैं। अगर समुच्चय B है, उसके सभी के सभी घटक एक समुच्चय A में आ रहे हैं तो B को बोलेंगे उपसमुच्चय। B के सारे घटक किस में आ रहे हैं? A में, तो B को बोलेंगे उपसमुच्चय। किसका उपसमुच्चय बोलेंगे? A का उपसमुच्चय बोलेंगे। किसको बोलेंगे उपसमुच्चय? B को बोलेंगे। तो देखो यहाँ लिखा है, तो इस B को A का क्या बोलेंगे? उपसमुच्चय। और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? ऐसे B, ये देखिए उपसमुच्चय है का निशान है। कैसे बनाया गया आप समझ रहे हैं? ये देखिए ऐसा, और इसके नीचे ये एक लाइन, ये उपसमुच्चय है। इसे B, और पढ़ते कैसे? देखिए नीचे लिखा है, इसे ऐसा प्रदर्शित करते हैं। B उपसमुच्चय है, इसे प्रदर्शित करते हैं। इसे B उपसमुच्चय
ए पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? बी उपसमुच्चय। जैसे अगर एक समुच्चय ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 और दूसरा समुच्चय बी है 2 4 6 8। ये देखिए दो समुच्चय मैंने लिया है, अपने मन से लिया है। एक लिया है जिसमें ए सदस्य हैं, वहां 1 से लेकर 8 तक के सदस्य। दूसरा समुच्चय बी है जिसमें 2 4 6 8 है। तो हम देखेंगे क्या बी के सारे घटक ए में है। चेक करेंगे क्या बी के सारे घटक ए में है। देखते हैं 2 बी में है, ए में है। 4 भी बी में है, ए में है। 6 भी बी में है, ए में भी है। 8 भी बी में है, ए में भी है। तो बी के सभी घटक यहाँ देखिए 2 4 6 8 बी के सारे घटक ए में हैं, इसलिए बी को बोलेंगे उपसमुच्चय। बी के सभी घटक कहाँ हैं? ए में हैं, इसलिए बी को बोलेंगे क्या? उपसमुच्चय। बी को किसका उपसमुच्चय बोलेंगे? ए का उपसमुच्चय बोलेंगे। उपसमुच्चय कौन बोला जाएगा? उपसमुच्चय बी बोला जाएगा। लेकिन बी किसका उपसमुच्चय बोला जाएगा? बी ए का उपसमुच्चय बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि बी के सभी घटक किसमें है? ए में है। तो यहाँ देखो लिखा है, यहाँ बी के सभी घटक ए में है, इसलिए बी उपसमुच्चय है ए। मतलब जो उपसमुच्चय रहेगा उसको पहले लिखना है और जिस समुच्चय का रहेगा उसको बाद में लिखना है। इसको वेन आकृति से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे देखिए इसमें 2 आकृतियां बनी हुई। पहले समुच्चय ए बना हुआ है, समुच्चय बी बना हुआ है। अब देखिए समुच्चय ए में, समुच्चय मतलब ए वाली आकृति के अंदर ए के सभी घटक आ रहे हैं 1 से लेकर 8 तक। देखिए ए वाली आकृति के अंदर सब आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 सब ए के अंदर आ रहा है कि नहीं। और बी वाले वृत्त के अंदर, बी वाले आकृति के अंदर बी वाले घटक आ रहे हैं 2 4 6 8 2 4 6 8 ये बी वाले में आ रहे हैं। ए वाले में पूरा आ रहा है और बी वाले में बी वाला आ रहा है। तो आप देखिए कि उप समुच्चय पहचानने का तरीका है कि जो उप समुच्चय रहेगा बी वो हमेशा ए के अंदर आएगा, हमेशा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि बी के सारे घटक ए के अंदर हैं, इसलिए समुच्चय बी जो है वह छोटा रहेगा, समुच्चय ये बड़ा। अब इससे 2 चीज समझ सकते हैं। पहला कि समुच्चय बी कभी भी, जो उप समुच्चय रहेगा वो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर तक हो सकता है। जितने बी में है वो सारे ए में है तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बी में ज्यादा हो और ए में कम हो, तो बी कभी भी उप समुच्चय नहीं होगा। उप समुच्चय होने के लिए बी के सभी घटक किसमें होने चाहिए? ए में होने चाहिए। आगे उप समुच्चय की कुछ अन्य उदाहरण बताए गए हैं। जैसे देखिए एक उदाहरण तो वहां आपको बताया, एक उदाहरण यहाँ सिखाया कि बी के सभी घटक ए में है, इसलिए बी को उप समुच्चय बोलेंगे का। कुछ 1-2 उदाहरण और देखिए। जैसे n मतलब प्राकृत संख्या, तो आप देखिए उस दिन संख्या पद्धति में आपको प्राकृत संख्या बताया गया था। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा डॉट डॉट डॉट। और i मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? सारी माइनस वाली संख्या होती है, 0 होता है और प्लस वाली संख्या। देखिए ये भी अनंत तक जाता है। अनंत तक जाने का मतलब -3 के बाद ये डॉट 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 है, मतलब -4 -5 से अनंत तक, बीच में 0। इधर प्लस वाली संख्या 1 2 3 के बाद 4 5 6 ऐसा अनंत तक। तो इसमें अगर आप देखो तो समुच्चय जो n है प्राकृत संख्या, ये पूरी प्राकृत संख्याएं इसके अंदर आती हैं। ये देखिए आ रहे हैं कि नहीं? आप बोलेंगे नहीं 1 2 और 3 तो आ रहा है, पर 4 5 6 तो यहाँ नहीं दिख रहा है। दिख नहीं रहा है पर डॉट डॉट लगा है ना, इसका मतलब इसमें आगे है वो संख्या। 1 2 3 आगे डॉट 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 का मतलब 4 5 6 भी आगे मिलेगा, और इसमें भी डॉट 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 है, मतलब ये भी अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है। तो n समुच्चय n के सभी घटक समुच्चय I में है, इसलिए समुच्चय n को बोलेंगे उप समुच्चय। किसका उप समुच्चय बोलेंगे? I का उप समुच्चय बोलेंगे। यहाँ समुच्चय n के सभी घटक I में है, इसलिए समुच्चय n उप समुच्चय है I का। एक एग्जाम्पल और देखिए। x ऐसा है कि x 25 का वर्गमूल है। अब मैंने एक बार ऐसा आपको बताया था कि 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो बहुत सारे लोग तुरंत बताएंगे। अगर उनको बोलोगे 25 का वर्गमूल, लोग बोलेंगे 5।
तो मैंने आपको समझाया था कि 25 का वर्गमूल 5 भी होता है और -5 भी होता है। क्यों होता है समझाया था, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। इसलिए 25 का वर्गमूल +5 भी होता है, 25 का वर्गमूल -5 भी होता है। तो यहां लिखा है x यह 25 का वर्गमूल है, मतलब x का मान क्या हो सकता है, 25 का वर्गमूल संख्या लेना, तो 25 का वर्गमूल संख्या क्या होगा, +5 भी होगा -5 भी होगा। तो ये सूची पद्धति में -5 और +5 आएगा। दूसरा है y ऐसा एक y घटक है i का, i मतलब ये देखिए i यहाँ पे है पूर्णांक संख्या, और -5 और 5 के बीच है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ नीचे बराबर का चिन्ह भी है, मतलब -5 और 5 को भी लेना है। तो क्या क्या आएगा देखिए, -5 से लेके 5 के बीच, तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ -5 से इधर और 5 के इधर बीच में 0। तो इसके अंदर इतनी संख्या आएंगी। अब देखेंगे कि क्या P के सभी घटक S में है। ये देखिए P में -5 है, S में भी -5 है, P में 5 है, S में भी 5 है। तो P के सभी घटक S में है, इसलिए P को बोलेंगे उपसमुच्चय। P के सभी घटक S के अंदर हैं, इसलिए P को क्या बोलेंगे, उपसमुच्चय। P को किसका उपसमुच्चय बोलेंगे, S का उपसमुच्चय बोलेंगे। यहाँ समुच्चय P के सभी घटक S में है, इसलिए P उपसमुच्चय है S का। अब कुछ याद रखिए के पॉइंट देखिए। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये देखिए क्या है, अगर कोई समुच्चय है तो अपने का भी उपसमुच्चय होगा। क्यों, क्योंकि इसको मैं एग्जाम्पल से अगर आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए एक समुच्चय है A जिसमें घटक है 1, 2, 3। अब इसी समुच्चय A को मैं एक बार फिर लिख रहा हूं, 1, 2, 3। तो हम देखेंगे इस समुच्चय A के सभी घटक समुच्चय A में है। समुच्चय A के सभी घटक समुच्चय A में है। जब समुच्चय A के सभी घटक समुच्चय A में है, क्योंकि इसमें भी 1, 2, 3 है, इसमें भी 1, 2, 3, A के सारे घटक A में है, इसलिए समुच्चय A जो है वह समुच्चय A का उपसमुच्चय, क्योंकि उपसमुच्चय होने के लिए इसके सभी के सभी घटक इसके अंदर आने चाहिए, आ रहे हैं, इसलिए प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। ये पहला पॉइंट है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अर्थात A उपसमुच्चय, ऐसे B उपसमुच्चय B, C उपसमुच्चय C। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब देखो, रिक्त समुच्चय का मतलब जिसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो अगर आपको याद हो तो रिक्त समुच्चय बताया गया था। रिक्त समुच्चय का मतलब जिस समुच्चय में एक भी घटक ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। अब अगर फाई में एक भी घटक नहीं है तो क्या बोला गया, इसके सारे घटक A के अंदर आने चाहिए। तो जब इसमें घटक है ही नहीं तो आ ही गए A में, क्योंकि जब कोई चीज खाली है तो उसमें कौन सी ऐसी चीज रहेगी जो A में नहीं रहेगी। ऐसा तो कोई घटक है ही नहीं जो A में ना हो, वो तो पूरा खाली ही है। इसलिए ये रट्टा मार जाइए, याद रख दीजिए कि जितना हमेशा कोई भी समुच्चय हो, सबका रिक्त समुच्चय जो होता है वो हमेशा उपसमुच्चय होता है। तो फाई क्या होगा, उपसमुच्चय होगा A का। अब A का ही होगा ऐसा नहीं, फाई उपसमुच्चय B, फाई उपसमुच्चय C, फाई उपसमुच्चय D, फाई उपसमुच्चय U, कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी समुच्चय, सबका उपसमुच्चय फाई होगा। दूसरा, यदि A बराबर B तो A उपसमुच्चय B तथा B उपसमुच्चय। अगर मान लीजिए जैसे A देखिए यहाँ A है और A B है, जो घटक A में है वही B में है, A बराबर है B के, है ना। देखिए जो घटक A में वही B में, A B के बराबर है। A को B का उपसमुच्चय बोलेंगे और B को A का उपसमुच्चय। तो यहाँ अगर A में जो घटक है वही B में है, A B का उपसमुच्चय होगा और B A का उपसमुच्चय होगा। या इसका उल्टा बोले, अगर कोई बोलता है A B का उपसमुच्चय है और B A का उपसमुच्चय है, इसका मतलब हमेशा A B के बराबर रहेगा। ये देखिए यहाँ लिखा है, दोनों वही लिखा है। A बराबर B तो A उपसमुच्चय होगा B का, B उपसमुच्चय होगा A का। और इसी का उल्टा लिखा है, अगर A उपसमुच्चय है B के, B उपसमुच्चय है A के, इसका मतलब A और B दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे।
यदि किसी ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी समुच्चय में घटकों की संख्या n हो तो उसके सभी उपसमुच्चयों की संख्या 2 पावर n होगी। यदि किसी समुच्चय में घटकों की संख्या n हो, घटकों की संख्या कितनी हो? n मतलब कोई संख्या रहेगी, उसको गिन के हम पता करेंगे, उसको n मानेंगे, तो उसके सभी उपसमुच्चयों के लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? 2 घाते n, 2 पावर n। जैसे मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे एक समुच्चय ये है, देखिए समुच्चय ए में ए बी सी घटक है, तो पहले इसके घटकों को काउंट कर लेते हैं। कितने घटक है? 1 2 3। n का मान यहां 3 हो गया। n का मान कितना हो गया? n बराबर 3। क्यों? चेक कर लो कितने घटक हैं? 1 2 3। तो समुच्चय में कितने घटक हैं? 1 2 3, 3 घटक हैं, इसलिए n का मान यहाँ कितना है? 3। तो समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? तो सूत्र क्या है? सूत्र है देखिए 2 घाते n, यही सूत्र मैं यहाँ लगा रहा हूं। 2 घाते n बराबर 2 घाते n का मान कितना है? 1 2 3, 3 है। तो यहाँ पे n का मान हमने कितना रख दिया? 3। अब 2 घाते 3 करेंगे तो 2 का गुणा 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा? 2 दूना 4 दूना 8। तो कितने उपसमुच्चय आएंगे? 8। तो जो इस प्रकार, अब देखिए मैं 8वां समुच्चय यहाँ निकाल रहा हूं। अभी एक आपको क्या बताया गया कि रिक्त समुच्चय सभी का उपसमुच्चय होता है। एक तो इसका उपसमुच्चय निकालना है, समुच्चय ए का उपसमुच्चय निकालना है, तो एक तो रिक्त समुच्चय हो जाएगा 5। फिर आपको एक एक घटक का उपसमुच्चय बनाना, जैसे समुच्चय ए अकेला ले लिया, बी अकेला ले लिया, सी अकेला ले लिया। तो पहले तो एक रिक्त समुच्चय लेना ही लेना है, फिर सिंगल सिंगल लीजिए, एक एक लीजिए। समुच्चय ए का एक अकेला बना दिया, बी का अकेला बना दिया, सी का अकेला, फिर दो दो का बनाइए, ए और बी का, बी और सी का, ए और सी का, और फिर तीनों को साथ में बनाइए, ए बी सी का। अब देखिए कितने बन गए? टोटल 8 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे बनाया? फिर से देखिए, पहले रिक्त समुच्चय लिया, फिर एक एक घटक लिया, एक एक घटक, फिर दो दो घटक लिया। देखिए 2 घटक 2 घटक 2 घटक, एक बार ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, और फिर तीनों के तीनों ले लो पूरा। इस तरीके से 8 उप समुच्चय बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे बढ़ते हैं हम विश्व समुच्चय। विश्व समुच्चय क्या होता है? यदि किसी समुच्चय में 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के सभी घटक पाए जाते हैं तो उसे विश्व समुच्चय कहते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा समुच्चय हो, बड़ा समुच्चय हो, जिसमें कई समुच्चयों के घटक आते हो, तो उसको हम बोलेंगे विश्व। और विश्व आप जानते हो, जैसे हमारा ये पूरा विश्व है, विश्व के अंदर बहुत सारे देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, देखो बहुत सारे देश हैं जो पूरे विश्व में आते हैं। तो वैसे यहाँ विश्व समुच्चय में भी है कि जब कई सारे समुच्चयों के घटक एक ही समुच्चय के अंदर आ जाए तो उसे हम बोलते हैं विश्व समुच्चय। जैसे देखिए विश्व समुच्चय को यू से प्रदर्शित करते हैं। ज्यादातर विश्व समुच्चय को यू से प्रदर्शित किया जाता है, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है, कोई भी समुच्चय विश्व समुच्चय हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ देखो पी से प्रदर्शित किया। एक समुच्चय ये है जिसके घटक है 1 2 3, और दूसरा समुच्चय बी है जिसके घटक है 4 5 2 8। अब हम देखते हैं कि एक समुच्चय पी है जिसमें ए के भी सारे घटक हैं, बी के भी सारे घटक है। देखिए 1 2 3 इसमें है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 2 8 है, बी में 4 5 2 8 है, इसमें देखिए 4 5 2 8। ए के भी सारे घटक इसके अंदर है, बी के भी सारे घटक है। तो आप ये भी बोल सकते हो ए जो है उप समुच्चय है पी का, बी भी उप समुच्चय है पी का। लेकिन यहाँ पी क्या है? पी को बोलेंगे विश्व समुच्चय। यहाँ पी को क्या बोलेंगे? विश्व समुच्चय। पी किसका विश्व समुच्चय? पी ए का भी विश्व समुच्चय, पी बी का भी विश्व समुच्चय। यहाँ पी यह समुच्चय ए तथा बी का विश्व समुच्चय। और लास्ट एक और पढ़ना है, पूरक समुच्चय। समुच्चय ए के पूरक समुच्चय को ए डैश या ए ऐसा सी ऊपर लगा देते हैं, घात में सी लगा देते हैं, तो उसको ए डैश, इसको डैश पढ़ते हैं, या ए सी, ए घाती सी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें विश्व समुच्चय के वे सभी घटक आते हैं जो ए में ना हो। जैसे देखिए कोई समुच्चय ए है,
और उसका पूरक समुच्चय निकालना है, तो उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, ए डैश से प्रदर्शित करेंगे या ए सी से। और उसमें कौन सा घटक आता है, उसमें ए वाले घटक, विश्व समुच्चय में से ए वाले घटक को निकाल दो, बाकी जो घटक बचेगा उसी को बोला जाता है पूरक समुच्चय। इसका देखिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया है, जैसे ए डैश बराबर क्या होगा, यू माइनस ए। ए पूरक समुच्चय ए डैश बराबर यू माइनस ए। इसका उदाहरण से आपको बहुत बढ़िया से समझ जाएगा। देखिए उदाहरण है, इसमें 2 उदाहरण मैं लिया हूं, दोनों से एकदम क्लियर हो जाएगा आपको पूरक समुच्चय। यू में कौन कौन से घटक हैं, 1 से लेकर 10 तक, और ए समुच्चय में कौन कौन से घटक हैं, 1 3 5 7। ए यू मतलब विश्व समुच्चय। और बी में कौन कौन से घटक हैं, 2 4 6 8 10। अब हमें ए डैश निकालना है। ए डैश निकालना है तो हम क्या करेंगे, विश्व समुच्चय में से जो ए वाले घटक हैं उनको माइनस कर देंगे। तो विश्व समुच्चय कौन है, विश्व समुच्चय ए है, इसमें से ए वाले घटक 1 3 5 7 माइनस कर दो। इधर 1 3 5 और 7 माइनस कर दीजिए। जब 1 3 5 और 7 माइनस करोगे तो बचेगा क्या, 2 4 6 8 9 10। चेक करो जरा क्या क्या माइनस कर दिया हमने, 1 3 5 और 7। ए के सारे घटक हमने माइनस कर दिए तो बचा क्या, 2 4 6 8 9 10। ये हो गया पूरक समुच्चय ए डैश। ऐसे ही बी डैश निकालेंगे तो बी के सारे घटक माइनस कर देंगे, मतलब इसमें से 2 4 6 8 10 माइनस कर दो, बाकी जो बचेगा वो बी डैश होगा। तो बाकी क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ देखो बताया गया है कि विश्व समुच्चय का पूरक समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है, और रिक्त समुच्चय का पूरक समुच्चय विश्व समुच्चय होता है। और अगर किसी समुच्चय के पूरक समुच्चय का भी पूरक निकालिए तो फिर से वही समुच्चय प्राप्त होता है। ये याद रखिए का पॉइंट है, ध्यान रखिएगा।